जरूरी होता है तस्वीरें लेना भी, जरूरी होता है तस्वीरें लेना भी, आईना गुजरे हुए लम्हे नहीं दिखाता। क्या कमाल की बात कही है किसी ने। हेलो ऑफिसर, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप ही लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर इशू आ रहा है। तो मैंने सोचा कि जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने किस तरीके से चीज़ें मैनेज कर ली थी। अभी हाल फिलहाल में जो भी लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनके साथ मैंने बात करी, तो उनसे भी मैंने थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करी कि वो सारी चीज़ें क्लास और बाकी सारी रिवीजन वगैरह कैसे मैनेज करते थे। तो मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूं। आई होप कि इसको ध्यान से सुनने के बाद आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट का कंसर्न है वो टाइम मैनेजमेंट का कंसर्न सॉर्ट आउट हो जाएगा। जिन लोगों को डायरेक्ट टाइम मैनेजमेंट को लेकर बात करनी है, मतलब बात सुननी है, सिर्फ वही सुनना है। इस वीडियो को फटाफट फास्ट फॉरवर्ड कर लेना और जहां पर वो टाइम मैनेजमेंट का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है वहां से आगे सुनना चालू करना। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम है सचिन भगवान आडेकर। जैसा कि अभी आप मेरे पीछे दो तस्वीरें देख पा रहे हो, ये दोनों मेरी ही तस्वीरें हैं। इसको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा हूँ कि मैं हूं, पर हाँ मेरी ही तस्वीर है। ये भी मेरा ही फोटो है। थोड़ा बहुत अगर लगा तो ठीक, नहीं तो ये भी नहीं लग रहा हूं ऐसे मैं हूं। दोनों भी फोटोज मेरी है। 12 अगस्त 2017 पर ये मैंने फोटोज ली हुई थी। जब ये उन दिनों की बात है जब मैं मुखर्जी नगर की गलियों में आप ही के जैसे, आप अभी घर में बैठे हो, बस मैं ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए मुखर्जी नगर गया था। तो मुखर्जी नगर की गलियों में अपने प्रिपरेशन को लेकर मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। एक ऐसा टाइम था कि मैं भी बहुत ज़्यादा इस उलझन में था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये फोटो है 29 दिसंबर 2017 की, जिस दिन मेरा आईबीपीएस आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था। ये उस दिन की फोटो है। आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जुलाई के आसपास मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी, जुलाई 2017 के आसपास। ठीक। तो जुलाई 2017, जून जुलाई 2017, जून के एंड में, तो जून जुलाई 2017 में प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद पहली एग्जामिनेशन आईबीपीएस आरआरबीपीओ, मेरे लाइफ का पहला बैंकिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस आरआरबीपीओ हुआ था सितंबर में। तो सितंबर में पहला एग्जामिनेशन मैंने दिया, वो पहला एग्जामिनेशन क्लियर हो गया। उसी का मेंस नवंबर में हो गया, क्लियर हो गया। 29 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू आया था, क्लियर हो गया। 1 फरवरी को रिजल्ट आया था, 1 फरवरी को सिलेक्शन हो गया था। तो बस अभी मैं आप लोगों के साथ यही चीजें शेयर करने वाला हूं कि ऐसी कौन सी चीजें थी और मेरे हिसाब से कौन सी चीजों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी इतने कम समय में, एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए मेरी बहुत अच्छे से मदद की। ठीक। इसमें से 2-3 पॉइंट्स मैंने शुभम सर के साथ बात करके भी इन्वॉल्व कर लिए। शुभम सर, उनका रेफरेंस दे दूं। अभी जो एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ गया है, एसबीआई पीओ के रिजल्ट में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। उनके भी साथ मेरी बातचीत हो गई है। तो उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसबीआई पीओ निकाला था, और कहानी कुछ मेरी और उनकी मिलती जुलती ही है ना। उन्होंने भी 2.5-3 महीने के प्रिपरेशन के साथ ही एसबीआई पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ दिया। ठीक। आरआरबी का वो एग्जाम दे नहीं पाए थे, एसबीआई पीओ का दे दिया, एसबीआई पीओ क्लियर हो गया। तो कहानी कुछ ऐसी है। ठीक। थोड़ी सी अभी क्या हो रहा था ना, इस वीडियो का कंटेंट बनाते बनाते थोड़ी सी मुझे पुरानी पिक्चर्स मिल गई, तो थोड़ा सा वो एक नॉस्टैल्जिया टाइप्स हो गया। ये पिक्चर्स देख के, ये मैं ही हूँ मेरे प्रिपरेशन के दिनों में, है ना। ये मेरे स्टडी टेबल पर मैं कुछ कुछ पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये मेरा स्टडी टेबल हुआ करता था। ये ऐसा इधर उधर तितर पितर फैला हुआ मेरा रूम था। हाँ, पीजी पे रहता था, 3 लोगों का शेयर्ड पीजी था। उस टाइम पे इतना ही अफोर्ड कर पाता था। तो ऐसे ये ऐसा सारा का सारा माहौल था। सारी चीजें इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। बाकी किसी को
जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बाकी किसी को आपके सपने के ऊपर भरोसा रहे ना रहे मैटर नहीं करता। एक ही चीज मैटर करती है कि आपको अपने देखे हुए खुद के सपने के ऊपर भरोसा है नहीं। क्या आप अपनी काबिलियत पे भरोसा रखते हो कि जो सपना मैंने देखा है उस सपने को मैं पूरा कर दूंगा? ये मैटर करता है। आपको अगर भरोसा है कि आप कर लोगे, फिर बाकी सारी की सारी चीजें, सारी की सारी मुश्किलें, सारी की सारी परेशानियां बहुत छोटी हो जाती है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज है ना, ये भी ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है। तो अभी करते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक वे में टाइम मैनेजमेंट को लेकर बात, ठीक है? बाकी आप लोग भी अपनी जर्नी जब पूरी कर लोगे, है ना, ये प्रिपरेशन का जो स्ट्रगल होगा, उसके बाद प्रिपरेशन सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ जो चेंज होगी, ये जर्नी आप महसूस करोगे। 2017 से 2024 में हूँ, पिछले 6.5-7 साल की जर्नी बहुत प्यारी रही है, बहुत बढ़िया रही है ना? तो आप भी इस जर्नी को महसूस करने वाले हो, बस गिव अप नहीं करना। चलो, तो अभी बात करते हैं टाइम मैंने किस तरीके से मैनेज किया था। टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने 3 लेवल पर चीजें करी थी। सबसे पहले मैंने मेरा डेली का कुछ टारगेट रखा था, फिर मैंने मेरी हर हफ्ते का कुछ टारगेट रखा था, फिर मैंने मेरा हर महीने का कुछ टारगेट रखा था। तो ऐसे मैंने डेली, वीकली और मंथली लेवल पर सारी कुछ कुछ चीजें प्लान कर रखी थी, ठीक? अब जरा मैं सबसे पहले डेली पर बात करूंगा कि डेली मेरा टारगेट क्या हुआ करता था। डेली आप में से बहुत लोगों ने बनाया होगा, सुबह 5:30 बजे उठूंगा, 5:30 बजे से लेकर 5:45 तक मैं फ्रेश हो जाऊंगा, ब्रश वश करूंगा, फिर 5:45 से लेकर 6 बजे तक मैं करूंगा नाश्ता, कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, और फिर सुबह सुबह 6 बजे मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ये कलाकारी मैंने भी करी थी। एक फनी किस्सा है, कभी बाद में बताऊंगा, कि जिंदगी में पहली बार घर से दूर रहते हो, पीजी पे रहते हो, आपको उस माहौल की आदत नहीं होती है, तो फिर वहां पर आप क्या क्या चीजें फेस करते हो। फनी किस्सा है, थोड़ा सा बाद में कभी बताऊंगा। बट अभी के लिए ये वाला जो टाइम टेबल वाला कलाकारी था ना, कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे बेड से उतरना है, सब मैंने भी किया था। यकीन मानो पहले 4 दिन में ही फेल हो गया, पहले 4 दिन में ही फेल हो गया। मैक्सिमम 99.9% लोगों के साथ यही होता है, जो एकदम कट टू कट टाइम के हिसाब से चीजें बनाते हैं। बहुत मुश्किल होता है इसको फॉलो करना। सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं? अगर आप में से किसी ने बनाया है और फॉलो कर रहे हो, प्लीज कीप डूइंग इट, कंटिन्यू करो। मेरे से नहीं हुआ। अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है? जो अपने खुद के इवैल्यूएशन के बेसिस पे की जाती है। अगर मुझे एक आध चीज सूट हो गई, फिर सारी दुनिया को नहीं हो रही, अरे सर मुझे हो गई ना, फिर मुझे क्या लेना देना दुनिया को हुई नहीं हुई? हाँ, इसके उल्टा भी, सारी दुनिया को एक चीज सूट हो रही है, अरे मुझे नहीं हो रही है, तो फिर उस चीज को करके क्या करूं? तो सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये होती है, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट का एनालिसिस करते हुए, समझते हुए आप क्या करो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। तो मेरा, मुझे पहले ही, मतलब पहले 3-4 दिन में फंडा क्लियर हो गया कि इस तरीके से तो हमसे ना हो पाएगा। मेरे अंतरात्मा ने आवाज दे दी, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा ठीक, कोई नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा टाइम अलग डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने एक जगह बैठा और सोचा कि मेरा टाइम कितना कितना कहां कहां पर जा रहा है। तो जो मेरा जरूरी टाइम था वो कुछ इस तरीके से था। मैं ऑफलाइन कोचिंग करता था, तो ऑफलाइन कोचिंग में मेरा कितना टाइम जाता था सर? मेरी 3 घंटे की क्लास हुआ करती थी, ठीक है? इधर आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो ऑनलाइन आपकी शायद 4 घंटे की क्लास हो रही है किसी भी पेड बैच में, ठीक है? जो बैच फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बोल रहा हूं, ठीक? जिनका बैच कंप्लीट हो चुका है या जो बैच फॉलो नहीं कर रहे, उनके लिए भी बताऊंगा कैसे करना है। फिलहाल मैं मेरा बता रहा हूं कि मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, वहां पर मुझे 3 घंटे देने पड़ते थे। मेरी पीजी से जो मेरा हॉल था मुखर्जी नगर में, मतलब मुखर्जी नगर के एक छोर में मेरा पीजी था, दूसरी छोर में मेरा हॉल था,
तो तकरीबन तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, पैदल पैदल जाता था। जाने के लिए 15 से 20 मिनट लगते थे, कभी कभी आधा घंटा, है ना। और आने के लिए भी वैसा, मतलब आने जाने का आधा से 1 घंटा वैसे चला जाता था। तो दिन भर के 4 घंटे मेरे इधर चले जाते थे, बाकी मेरा टाइम बचता था। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल फंडा मैंने किया। क्या किया, मैंने ये डिसाइड कर लिया और उसको मैंने आखिरी तक फॉलो किया। ठीक है, मैंने उसको आखिरी तक फॉलो किया। क्या फॉलो किया कि सर मैं जो 3 घंटे क्लासेस में पढ़ रहा हूं ना, उस 3 घंटे में पढ़ी हुई चीजें मेरी उसी दिन एकदम चकाचक क्लियर होनी चाहिए। उसी दिन उन 3 घंटे में पढ़ी हुई चीजें मुझे अगर क्लियर नहीं हुई तो मैं सोता ही नहीं था। मैंने वैसे 1.5 घंटे का टाइम निकाल के रखा था कि इन 3 घंटों में जो भी पढ़ के आऊंगा तुरंत उसी दिन 1.5 घंटे रिवाइज कर लूंगा। शुरू शुरू में परेशानी हुई। शुरू शुरू में क्या होता था, आने के बाद यार थक गए, थोड़ा आराम करते, वो थोड़ा आराम बहुत ज्यादा खिंच जाता था। ऐसा मतलब 2-4 दिन ये वाला सीन चला, फिर मैंने समझ लिया भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर जैसे ही मैं ट्यूशन से लौट आता था तुरंत 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 रिवीजन के लिए बैठ जाता था। जो भी चीजें सर ने पढ़ाई है रिवाइज कर ली और फटाफट अपनी लैंग्वेज में उसके नोट्स बना लिए। कितना, 3 घंटे में पढ़ी हुई चीजें 1.5 घंटे, कितने घंटे गए मेरे, 4.5 घंटे गए। ठीक, आने जाने का 1 और घंटा पकड़ लो, 5.5 घंटे गए। अब मैं क्या करता था, इसके अलावा मैं डेली बेसिस पर अपना एक खुद का टारगेट लेके चलता था। एक टारगेट था कि जो भी मैं बैच फॉलो कर रहा हूं उस बैच के साथ साथ मुझे मेरा सिलेबस कवर करना है। दूसरा मेरा एक खुद का टारगेट था। मतलब कैसा था कि चलो शुरू शुरू में तो ये ठीक था, बट बैच में एक टॉपिक पढ़ा के कंप्लीट हो गया। अब सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके सिलेक्शन नहीं मिलता ना, सिलेक्शन लेने के लिए एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। तो वो स्पीड के लिए काम करना होता है। तो मैंने मेरी तरफ से क्या किया था, मेरा एक डेली का टारगेट रखा था। तो इसके बारे में बात करने से पहले इसके बारे में भी बात करूंगा, बट थोड़ा सा मेरा वीकली प्लानिंग कैसा था जरा देख लेना। ऐसा मेरा था वीकली प्लानिंग। ये देखो वीक कैसी दिख रही है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक, तो मेरा प्लानिंग एकदम सिंपल था, जो मेरा खुद का सेल्फ स्टडी का प्लान था। अब सेल्फ स्टडी में क्या था, मैंने पहले 3 दिन दिए थे क्वांट को, पहले 3 दिन दिए थे क्वांट को। ठीक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैंने दिए थे रीजनिंग को, और संडे मैंने रखा था रिवीजन को। मैं दुनिया से अलग आया था क्या, मेरे एग्जाम में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आने थे क्या, क्वांट और रीजनिंग। जीए और इंग्लिश में कब पढ़ता था। हाँ, अब जीए और इंग्लिश पढ़ने का मेरा फंडा थोड़ा सा समझना, डिटेल में थोड़े से बाद में बात करूंगा। इंग्लिश करंट अफेयर्स में डेली पढ़ता था। कैसे पढ़ता था, किस तरीके से पढ़ता था, आपको थोड़ी देर में अभी बता दूंगा, बट पहले ये वाला फंडा समझो कि ये है क्या। मैंने क्या कर लिया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे क्वांट को दे दिया। अब आते हैं इस वाले पोर्शन पर, ये मेरा सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन है। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे में क्या कर लिया, क्वांट का मान लो जो टॉपिक क्लास में खत्म हो गया है ना। मेरी बैच आरआरबी के जस्ट पहले शुरू हुई थी, आरआरबी जस्ट आने वाली पहली एग्जामिनेशन थी। तो क्वांट और रीजनिंग सबसे पहले चल रहा था बैच में, डेली 2 ही लेक्चर्स होते थे, क्वांट और रीजनिंग खत्म। तो क्वांट का जो भी टॉपिक खत्म हो चुका है वो टॉपिक मैंने उठा लिया, क्लास में खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मेरा टारगेट ये है कि उस टॉपिक पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, उस टॉपिक पर कैसा भी क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन मुझसे बनना चाहिए, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट, वो क्वेश्चन तेज बनना चाहिए। तो वो टारगेट मैं यहां पे लेके चलता था। सबसे पहला चैप्टर जो सारी दुनिया पढ़ाती है वो होता है परसेंटेज। मैंने भी परसेंटेज ही पहला चैप्टर पढ़ा था, तो परसेंटेज मैंने उठा लिया। अब मैंने टारगेट बना लिया कि परसेंटेज मुझे 3 दिन में कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट ऐसा था। उन 3 दिन में भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था कि मंडे और ट्यूसडे मैं पूरा पूरा क्या करूंगा, मंडे और ट्यूसडे मैं पूरा पूरा क्या करूंगा, परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट सारे लेवल्स मास्टर करूंगा। कितना घंटा पढ़ता था, अब ये अपने अपने हिसाब से। इधर मेरा टाइम फिक्स नहीं था कि 10 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना है, नहीं। मेरा टाइम फिक्स कौन सा था, मेरा टाइम फिक्स ये था, ये 3 घंटे क्लास करनी करनी है, 1.5 घंटे रिवीजन, कभी कम हो गई कभी ज्यादा हो गई। ठीक, उसके बाद 1 आध घंटा आने जाने का। तो ये मेरे 5.5 घंटे फिक्स थे। इधर जब तक भाई साहब बोल नहीं देते कि बस
कभी कभी होता है पहले आधे घंटे में बोल देता है बस, उस केस में क्या करना है, थोड़ा सा अलग चीजें लो, पढ़ो वढ़ो, फिर से इधर आओ। टारगेट मैंने रखा है कि 3 दिन में मेरा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, तो वो होने तक मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं। लिटरली मैंने यही किया है। तो पहले 2 दिन में मैंने हर लेवल, प्रीलिम्स और मेंस, सारे के सारे लेवल पहले 2 दिन में मैंने मास्टर कर लिए। तीसरे दिन में सिर्फ और सिर्फ दबा के क्वेश्चन सॉल्व किए। तीसरे दिन क्या किया, दबा के क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर यहां पर जो भी मैं जिसको भी फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे, ऑफलाइन में तो क्लासेस चल ही रही थी, बट यूट्यूब पे मैं जिनको फॉलो कर रहा था, तो वहां पर भी क्या था कि वहां पर भी उनके लेक्चर्स रिवाइज कर लिए, कंटेंट देख लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारी की सारी चीजें समझ ली, डिस्कशन सुन लिया, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो यहां पर फिर ये जो तीसरा दिन है, इसमें सारी रिवीजन और बाकी सारी की सारी चीजें आ जाती थी। ठीक, अब आप इसमें कैसे कर सकते हो, देखो इधर मैंने टाइम कितना निकाला, तकरीबन मैं आपको बता देता हूं, मोटा मोटा ऐसा होता था कि 3 से 5 घंटे इधर इसमें पढ़ाई हो जाती थी। 3 से 5 घंटे, 3 से 5 घंटे, मतलब ऐसा छोटा सा एक आध ब्रेक ले लिया 5-10 मिनट का, और फिर ऐसा टोटल मिला के 3 से 5 घंटे की पढ़ाई इधर हो जाती थी। अब इन 3 से 5 घंटे में मैं करता क्या था डेली, इन 3 से 5 घंटे में डेली मैं टॉपिक बेस्ड वीडियो देखता ही देखता था। जो टॉपिक मैं कंप्लीट कर रहा हूं, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज कर रहा हूं तो परसेंटेज के वीडियोस देखे, परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करे, परसेंटेज के पीडीएफ से क्वेश्चंस लगाए और वही क्वेश्चंस बार बार सॉल्व किए। ठीक, एक सबसे प्यारी चीज जो मैंने करी, आप लोगों को बहुत फायदा देने वाली है। मंडे को जो भी मैंने चीजें पढ़ी है क्वांट के परसेंटेज में, ट्यूसडे को जब भी पढ़ाई के लिए बैठा हूं, आगे कुछ भी पढ़ने से पहले इन चीजों को रिवाइज किया, फिर आगे पढ़ा। ट्यूसडे को जो भी चीजें मैंने पढ़ी है, वेंसडे को पढ़ाई पर बैठने के लिए इन दोनों दिनों की चीजें रिवाइज करी, फिर आगे मैंने जो कुछ करना है किया। तो मंडे की चीज रिवाइज हुई ट्यूसडे को, मंडे और ट्यूसडे दोनों की चीज रिवाइज हुई वेंसडे को, तीनों दिनों की चीज रिवाइज हुई संडे को। मतलब एक ही वीक के अंदर एक ही टॉपिक पर कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन हो जाता था। इतनी रिवीजन जब करते हो, आज आप लोगों के प्रिपरेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक रिवीजन का है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचो कितनी रिवीजन करते हो, नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो। ठीक, तो अब यहां पर आपको करना क्या है, सेम रीजनिंग के लिए कर लिया। रीजनिंग में टॉपिक छोटे होते थे, कुछ कुछ ही टॉपिक होते थे जिनको 2 या 3 दिन की जरूरत पड़ती थी, वरना रीजनिंग में ऐसा होता था कि रीजनिंग में एक दिन में एक टॉपिक निपट जाता था। प्रीलिम्स में आने थे केवल 7 टॉपिक, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में केवल 7 टॉपिक आने थे। कौन से, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल, केवल 7 टॉपिक। तो 7 टॉपिक में से केवल 2 टॉपिक ने मेरा दिमाग थोड़ा सा ज्यादा खराब किया। उनमें से एक था सिलोजिज्म। मैंने आपको बता दिया कि सिलोजिज्म में 10 दिन कंटिन्यू 10 दिन सिलोजिज्म पढ़ाओ, तब जाके सिलोजिज्म मुझे समझ में आया। बट 10 दिन के बाद फिर मजाल नहीं है कि सिलोजिज्म में मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ, नींद में भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद पजल्स, पजल्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, कोई इशू नहीं है। तो आपको बाकी की सारी चीजें रीजनिंग में फास्ट हो जाती है। डायरेक्शन डिस्टेंस 1 दिन का टॉपिक, ब्लड रिलेशन 1 दिन का टॉपिक, ऑर्डर रैंकिंग 1 दिन का टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग 1 दिन, इनइक्वालिटी 1 दिन, और बाकी क्या बचा, बस। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही चीज है। तो इधर अब तक एक दिन में मेरी पढ़ाई हुई कितनी, इधर 3 से 5 घंटे, मैं ऑन एन एवरेज 3 घंटे मान के चलता हूं, जिसमें से 1 से 1.5 घंटा रिवीजन, 1 से 1.5 घंटा रिवीजन। जो इन 3 घंटों में मैंने पढ़ा है उसकी रिवीजन सेम डे कंपलसरी है, रिवीजन कंपलसरी है, एकदम सॉर्टेड। अब आप बोलोगे सर बैच में भी क्लास हो रही है, शाम के 7 बजे भी क्लास हो रही है, 8 बजे भी हो रही है, 9 बजे भी हो रही है, 9:30 बजे भी हो रही है, तो आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। शाम के 7 बजे एक एक टॉपिक लेके हम चल रहे, तो जो मैंने यहां पर मेरे डेली प्रैक्टिस के लिए मैंने कर रखा था, जो मैं फॉलो किया करता था, उसी हिसाब से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं। अगर आपको समझ में आ गया है अभी तक तो मैंने यही किया था ना, और उसी तरीके से मैं आपको कंटेंट भी दे रहा हूं, है ना। तो आप मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे तो कोई क्लास हो नहीं रही है आपकी, है ना, ना बैच में हो रही है ना शाम को यूट्यूब पे हो रही है, तो सैटरडे संडे आपको खाली मिल रहा है।
तो सैटरडे संडे आप क्या कर सकते हो, आप जो भी बची हुई चीजें हैं उनकी कस के रिवीजन कर सकते हो। तो जिस तरीके से आपने टॉपिक्स फाइनल किए हैं, उन टॉपिक्स को आप अगर डेली बेसिस पे टाइम देके चलते हो तो एकदम आसानी सी चीजें सॉर्टेड हो जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगी चीजें। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी की। तो स्मार्ट स्टडी में मैंने क्या किया, देखो, अब इंग्लिश और जीए में डेली बेसिस पे पढ़ता था, मैंने आप लोगों को बोला अगेन, मैंने मेरे स्ट्रांग और वीक पॉइंट के हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो ऐसे आपकी स्ट्रैटेजी आपके पूरे एनालिसिस के बेसिस पर होनी चाहिए थी, ठीक है। मुझे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स फॉलो करना थोड़ा सा मेरे जान पे आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसको बाद में रिग्रेट मैंने प्रीलिम्स के बाद भी किया। बट मैं कैसे पढ़ता था, करंट अफेयर्स क्या करता था, मतलब जो पीडीएफ आती है करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो होते थे उसकी जो भी पीडीएफ आती थी, मतलब जो चीज देखने के लिए समझने के लिए मुझे 1 घंटा लग रहा था, ठीक, मैं उस चीज को पीडीएफ से पढ़ के आधे घंटे में निपटा देता था। आधे घंटे में जो वो सारी चीजें जो करंट अफेयर्स की होती थी वो पढ़ ली, समझ ली, याद कर ली, और उसको क्या कर लिया, आधे घंटे में कर लिया। तो उधर स्मार्ट स्टडी। सेम इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए क्या हुआ सर, इंग्लिश के लिए मुझे थोड़ा शुरुआती दिनों में स्ट्रगल करना पड़ा। इंग्लिश में कितना भी करो एक्यूरेसी आती ही नहीं थी, कितना भी करो एक्यूरेसी आती ही नहीं थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा जब इंग्लिश में डीप डाइव किया, इंग्लिश में जब डीप डाइव किया तो मुझे इंग्लिश में ये 3 सेक्शन समझ में आ गए कि इंग्लिश में 3 चीजों के ऊपर पेपर आना है। एक है आपका लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग यानी कॉम्प्रिहेंशन, दूसरी है आपकी वोकैबुलरी, एंड तीसरा है आपका ग्रामर, ठीक है। ज्यादातर गलतियां इन दोनों सेक्शन में हो रही थी। अगेन एनालिसिस, इंग्लिश में कहां पर काम करना है, कहां पर नहीं करना है, करंट अफेयर्स में कहां पर करना है, कहां पर नहीं करना है, रीजनिंग में कहां करना है, कहां नहीं करना है, क्वांट में कहां करना है, कहां नहीं करना है, इसका डिटेल में एनालिसिस आ गया। आप अपनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो मुझे कॉम्प्रिहेंशन में एज सच ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, बट बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था वोकैबुलरी में और ग्रामर में। तो मैंने एक चीज यहां पर फॉलो करी, वोकैबुलरी के लिए मैंने एक बहुत खतरनाक सॉल्यूशन निकाला जो सब लोग निकालते हैं। एक नोटबुक बनाओ, नोटबुक में क्या करो, हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, पढ़ने के लिए आपको मान लो 15-20 मिनट लग गए, आधा घंटा लग गया, खुद अगर पढ़ रहे हो तो हाँ आधे घंटे में 15-20 मिनट में, और हिंदू एडिटोरियल में जो जो वर्ड्स नहीं आ रहे आपको वो वर्ड्स लिख लो। वो वर्ड्स लिखने के बाद वो वर्ड्स याद कर लो। दूसरे दिन सेम चीज हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, उसके वर्ड्स लिखो, याद करो। तीसरे दिन सेम चीज, ऐसे लिखा मैंने। पर जब हफ्ता 10 दिन किया तब मेरे को समझ में आया कि जो पहले दिन लिखा था वो तो आज याद है ही नहीं। होता ही नहीं होता है, मेरे साथ तो होता था, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं। हाँ, पहले 2-4 दिनों में जो चीजें याद करी है वो 8-10वें दिन गायब। फिर मैंने कहा यार ऐसे बात तो नहीं बनेगी, ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा। फिर मैंने इधर वोकैबुलरी के लिए एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन निकाला। मेरे पीजी से मेरे क्लास के हॉल तक जाने में मैंने आपको बताया 15-20 मिनट से लेके आधा घंटा ऐसा टाइम लगता था। मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला, हफ्ते भर जो भी वोकैबुलरी होती थी, हाँ हफ्ते भर की, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो कितने भी अच्छे से वोकैबुलरी सुनो, कुछ भी करो, उसको समझो, उसको याद करो कितने भी अच्छे से, पर अगर उस चीज का यूज ही नहीं कर रहे हो तो वो याद थोड़ी रहेगा। अरे पहले हमको भी पूछ हुआ करती थी, अब है क्या, अब नहीं है। डार्विन का थियरी ऑफ इवोल्यूशन यही कहता है कि जो चीज आप बारंबार नहीं करते हो वो चीज आप से छूट जाती है। तो अगर किसी चीज में मास्टर बनना है तो उसको बारंबार करना पड़ता है ना। तो वोकैबुलरी के लिए मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला, जो पूरे हफ्ते भर की वोकैबुलरी थी। इंग्लिश डेली आधा घंटा, कैसे, यही मैं आपको बता रहा हूं। इंग्लिश डेली आधा घंटा, हिंदू एडिटोरियल मैंने खुद से पढ़ा। मैं किस तरीके से पढ़ रहा था ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद से पढ़ा। जो जो भी वर्ड्स ने परेशान किया तो उन वर्ड्स को क्या कर लिया, मैंने डायरी में नोट डाउन कर लिया। हफ्ते भर के वर्ड्स जो भी हुए, जितने भी हुए, 50, 60, 70 जितने भी वर्ड्स हुए, फोन में रिकॉर्डर ऑन कर लिया,
वर्ड बोला उसका मतलब हिंदी में बोला, कोई फ्रेजल वर्ब आई वो बोली उसका मतलब हिंदी में बोला। ऐसे मैंने क्या किया, ऐसे मैंने पूरे हफ्ते के वर्ड्स फोन में वॉइस रिकॉर्ड कर लिए। पूरे के पूरे हफ्ते के 60-70 वर्ड्स रिकॉर्ड होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता था, बस 60-70 वर्ड 2 से 3 मिनट का टाइम। पीजी से लेकर क्लासरूम तक जाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता था, 15-20 मिनट से आधा घंटा। हेडफोन निकाल लिया पीजी से निकलते ही हेडफोन कान में डाल लिया, ऑडियो प्ले कर दिया। मैं जा रहा हूं, 15 मिनट में फालतू चीजें दिमाग में आने से अच्छा वोकैबुलरी कान पे पड़ती रहेगी। हाँ, तो ऐसे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मुझे वोकैबुलरी में मिली। तो वोकैबुलरी में डेली बेसिस पे मेरा हेडेक बहुत कम हो गया। उसके बाद आता हूं ग्रामर पर। ग्रामर सर मेरा एक चीज से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया, रीडिंग की वजह से। रूल्स याद करने में मेरा पर्सनली विश्वास नहीं था। अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश, आप इंग्लिश के लिए जिनको फॉलो कर रहे हो उन्हीं की सुनना, बट ये मैं मेरा बता रहा हूं कि मेरा रूल्स से थोड़ा सा 36 का आंकड़ा था। रूल्स के हिसाब से मैं एरर निकालने जाता था और फिर वो कुछ अलग ही निकलता था। फिर मैंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। तो जो रीडिंग की आदत थोड़ी बहुत, रोज आधा घंटा जो पढ़ता था इंग्लिश, जिसमें उसमें भी एडिटोरियल पढ़ लिया, या फिर उसके थोड़े देर बाद मैंने क्या किया, मतलब शुरू शुरू में एडिटोरियल पढ़ा, उसके थोड़े दिन बाद मैंने इकोनॉमिक, फाइनेंस एंड एनवायरमेंटल न्यूज पढ़ना चालू किया। इंग्लिश में मैंने क्या पढ़ना चालू किया, इकोनॉमिक न्यूज पढ़ना चालू किया, फाइनेंस न्यूज पढ़ना चालू किया और एनवायरमेंटल रिलेटेड न्यूज पढ़ना चालू किया। उससे दो चीजें हो गई, मेरा करंट अफेयर्स भी साथ साथ बिल्ड होता गया और उसके साथ साथ इंग्लिश का रीडिंग बेहतर हो गया। रीडिंग बेहतर हो गया तो ग्रामर का फंडा मेरा मैक्सिमम हद तक सॉल्व हो गया। ये चीज मेरे लिए काम करी। तो प्रिपरेशन करते वक्त यही चीज आप लोगों को करनी है कि आपको कौन सी चीज काम कर रही है और कौन सी चीज आपको सूट नहीं कर रही, ये आपको देखना है ना। मैंने इस तरीके से किया, ये मेरे को सूट हुआ। हिमांशु, मैं बोल नहीं रहा था, हिमांशु सर से मैंने बात किया है। हिमांशु सर से भी जब मैंने बात किया मुझे तो मेरा पूरा फ्लैशबैक याद आ गया, क्योंकि उन्होंने भी सारी यही चीजें शेयर करी है ना। मतलब ये वो उन्होंने ऐसा हेडफोन वेडफोन वाला नहीं किया था, बट इंग्लिश के लिए वो रीडिंग से ही, वो बोले कि रीडिंग वगैरह से ही करते थे। अंकित राज सर का इंटरव्यू अगर आपने सुना है, ऑलरेडी पब्लिश किया है। अंकित राज सर फर्स्ट अटेम्प्ट आरआरबीपीओ, उन्होंने भी ऐसी ही चीजें करी थी। तो मुझे लग रहा है कि ये अगेन अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट के एनालिसिस के बेसिस पे आप लोगों को डिसाइड करना है। तो कितना टाइम निकल गया सर एक दिन का, इधर कितना टाइम निकल गया, 5 घंटे निकल गया, इधर 4.5-5 घंटे निकल गए, मान लो 10। और ये जो टाइम है ना, ये अलग से जबरदस्ती निकाला हुआ टाइम नहीं था। करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, रिवाइज करनी है चीजें, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेश माइंड में सुबह सुबह उठ गए, फ्रेश है, थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, है ना। मंथली एक पीडीएफ ले ली, उस पीडीएफ में से टारगेट बना लिया, एक मंथली बेसिस पे पीडीएफ, पिछले महीने की पीडीएफ उठा ली, पिछले महीने की पीडीएफ से टारगेट बना लिया कि ये चीजें है। फिर उसमें सेक्शन वाइज मैंने कर लिया। मैंने ऐसे किया था, इकोनॉमिक सेक्शन अलग से कर लिया, फाइनेंस सेक्शन अलग से कर लिया, पॉलिटिकल सेक्शन, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका एक सेक्शन अलग से कर लिया। तो ऐसे जो जो न्यूज आती थी वो उसमें पढ़ लिया, उसमें जो जो डेटा आ रहा है वो डेटा लिख कर याद करने की कोशिश करी, है ना। और वो डेटा जब भी फ्री टाइम है, ये वाला जो डेटा होता है ना, जब भी फ्री टाइम मिलता है, चाय पी रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, इवनिंग स्नैक्स ले रहे हो, या फिर इधर उधर टहल रहे हो, थोड़ा सा पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हो, तो ये निकालो और जस्ट गो थ्रू करो, जस्ट गो थ्रू करो। दिमाग को ये नहीं बताना है तू पढ़ रहा है, दिमाग को बोलेगे आप पढ़ रहा है तो फिर दिमाग बोलेगा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। तो जस्ट गो थ्रू करो, ट्राई टू कीप इट सिंपल। पूरी की पूरी जो मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूं, उस पूरी चीजों का जिस्ट एक ही है, ट्राई टू कीप इट सिंपल, है ना। जितनी चीजें सिंपल रखोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद ये तो हो गया, ठीक। डेली बेसिस पर आधा घंटा करंट अफेयर्स हो गया, आधा घंटा इंग्लिश हो गया, ठीक। फिर जब बैच में इंग्लिश चालू हुआ तो सेम प्रोसेस, जब बैच में इंग्लिश के लेक्चर चालू हुए तो जो भी बैच में पढ़ता था उसी दिन रिवाइज कर लिया। तो वो जो गलतियां मैं यहां पर कर रहा था, पढ़ पढ़ के इंग्लिश थोड़ी बहुत पहले से ही इंप्रूव हो रही थी, बैच में इंग्लिश चालू होने का मैंने वेट करा ही नहीं था, तो वो इधर मुझे बहुत ज्यादा रीडिंग की आदत हेल्प करी। तो ये ऐसा मेरा डेली रूटीन हुआ करता था।
ऐसा मेरा वीकली रूटीन हुआ करता था। थोड़ा सा डिटेल में अगर और जाऊं तो इंग्लिश, करंट अफेयर्स और ये क्वांट रीजनिंग डेली आधा घंटा इसको अलग से देता था। मतलब वो जो मैंने पहले टाइम निकाला उससे अलग डेली डोज। डेली डोज में क्या होता है, अब इसमें एक और चीज मैंने अप्लाई करी थी जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मुझे मिला, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डेली डोज में क्या होता था, स्क्वायर क्यूब्स टेबल्स एंड इंग्लिश के रूल्स। स्क्वायर क्यूब्स टेबल्स एंड इंग्लिश के रूल्स। रूल्स रीजनिंग के कौन से रूल, जो सिलोजिज्म के होते हैं जो मैंने बनाए हैं, जो इनइक्वालिटी के रूल्स है, या फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग या पजल के कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स हैं, उनको रिवाइज कर लिया आधा घंटा। स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है, क्यूब्स बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है, टेबल्स तो जुबानी होने चाहिए। ठीक है, जहां तक भी आपको सुमित सर ने बताए थे, वैसे सच में मैं बताऊं तो 20 तक मेरे टेबल्स याद थे। और किसी ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि प्राइम नंबर के टेबल्स याद करके रख लो, तो प्राइम नंबर्स के टेबल मैंने तब याद करके रखे थे, तो 23 और 29 का भी तब याद हो गया था। अब मत पूछना, तब हो गया था। ठीक है, अभी पूछोगे अभी नहीं बता पाऊंगा। तो ये वाली चीजें हैं। तो डेली बेसिस पर देखो, आपके पास टाइम कितना है मैटर नहीं करता, आप उस टाइम को कितना इफेक्टिवली मैनेज करते हो ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर खोपड़ी पे बर्डन लेके करने जाओगे ना तो फिर रिजल्ट आएगा नहीं। आपको बहुत सारी चीजें करने के बाद भी ऐसा लगेगा यार कुछ किया ही नहीं, तो वो एक सेटिस्फैक्शन वाली चीज होती है ना, वो कभी आएगी नहीं, है ना। और ये वीकली प्लान हो गया। अब मंथली प्लान मेरा एकदम सॉर्टेड था। मंथली प्लान में ज्यादा कुछ भसड़ थी ही नहीं। मंथली प्लान में मैंने एक बहुत सिंपल चीज करी थी, क्योंकि मेरा फंडा बहुत क्लियर था, जो मैं आप लोगों के साथ बहुत बार क्लियर कर चुका हूं कि सर बहुत ज्यादा करने से कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा करोगे सिलेक्शन शायद हो भी ना, बहुत ज्यादा करने से। क्योंकि मेरे सामने अभी तक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और खासकर जब से बैंकिंग वाला पर आया हूं और जिन जिन लोगों से मैंने बात करी है फर्स्ट अटेम्प्ट वालों से, खासकर मैं फिर से वही दो नाम लूंगा, अभी दो चार और लोगों से बात करनी है, तो उनके जब बात हो जाएगी तब आपके साथ वो बातें भी शेयर कर दूंगा। बट अंकित राज सर एंड हिमांशु सर, अंकित राज सर आरआरबी पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट, हिमांशु सर एसबीआई पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इन लोगों से बात करके भी एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि ये फॉलो करेंगे तो आज भी रिजल्ट मिलता है ना। जो मेरा पहले फंडा क्लियर था उससे मुझे तो रिजल्ट मिल गया, है ना। बट बहुत बार क्या होता है कि यार मैंने बहुत टाइम पहले एग्जाम दिया था, ऐसा स्टूडेंट बोलते हैं। जिनको पता है उनको पता है कि मैं आज भी एग्जाम देता हूं और आज भी एग्जाम क्लियर होता है ना। तो बहुत सारी चीजें एक एक बार करने से कई ज्यादा अच्छा होता है, थोड़ी ही चीजें बहुत बार करो। मेरे टाइम पे चीजें सिंपल थोड़ी सी इसलिए थी कि मेरे टाइम पे रिसोर्सेस कम थे, है ना। मेरे टाइम पे रिसोर्सेस बहुत कम थे, तो मेरे लिए ज्यादा कंफ्यूजन था ही नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेस बस वही करो। बट आज के टाइम पे रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, ये चैनल, ये कोर्स, ये लेक्चर, ये पीडीएफ, वो पीडीएफ। सबसे पहले एक बात समझ लेना, और ये पूरे के पूरे सेशन की जिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ना आप रजनीकांत हो ना आप भगवान हो, तो आप सारी ही चीजें कर लोगे, इतने शक्तिमान अपने आप को समझना मत। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपसे कुछ चीजें छूटेगी, छूटी हुई चीजें आप कैसे और किस तरीके से आने वाले टाइम में मैनेज करोगे ये आपको देखना होगा। और लास्ट पॉइंट वही कि बहुत ज्यादा, क्योंकि सर आप सोचो, हिमांशु सर 3 महीने में एसबीआई पीओ बन गए। मेरा खुद का एग्जाम्पल, चलो खुद का एग्जाम्पल ज्यादा बार नहीं देते, पर 2-2.5 महीने में आरआरबी पीओ। अंकित सर ने भी मतलब एम, जो पहली वाली एम बैच थी वो फॉलो करी थी, है ना। उनका आरआरबी जिंदगी का पहला बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर हो गया। तो वही है कि देखो, सक्सेस का फंडा यही होता है ना कि सक्सेस का राज कुछ नहीं होता, सक्सेस का ओपन सीक्रेट है कि करने से होता है। यही सारी चीजें मैंने उन लोगों को भी उन बैचेस में भी बताई थी, यही सारी चीजें आप लोगों को भी बता रहा हूं, यूट्यूब पे भी बता रहा हूं, और इनमें से थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बैचेस में भी आगे पीछे बताते रहता हूं। सवाल यह है कि इन सारी चीजों पर इंप्लीमेंट कौन करेगा और कैसे करेगा। अगर ये सारी चीजों पर अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, नो डाउट आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन में दे के आओगे, इतनी तो गारंटी है मुझे।
मैंने खुद ने सिलेक्शन लिया, बाकी स्टूडेंट जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं उनसे जब बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे यही चीजें उनकी बातों से समझ में आती है, इसीलिए इतना गारंटी के साथ कह रहा हूं, है ना। तो बहुत ज्यादा करने के पीछे मत जाओ, थोड़ा सा करो, मस्त करो प्रिपरेशन। मैं क्या कहता हूं, एक मैं सेशन के एंड में हमेशा एंजॉय योर टाइम क्यों कहता हूं सर? सिलेक्शन तो हो जाएगा, सिलेक्शन मेरा मकसद है ही नहीं, मेरा मकसद सिलेक्शन है ही नहीं। मैं ये चाहता हूं कि जिंदगी का हर दिन आप मजे से जियो। प्रिपरेशन कर रहे हो तो छाती पीट के प्रिपरेशन मत करो, कैसे होगा ना, छाती पीट के थोड़ी करना है, सिलेक्शन लेना है हंसते खेलते, बिना टेंशन के, बिना झंझट के। समझ में आ गई बात? अब जो लोग रिपीटर है, रिपीटर लोगों के लिए तो बैच के लेक्चर्स खत्म हो गए, है ना। रिपीटर लोगों के लिए तो बैचेस के लेक्चर खत्म हो गए। अब क्या करोगे? बैचेस के लेक्चर खत्म हो गए तो आप शाम के 7, 8, 9, 9:30 बजे वाली जो क्लासेस चल रही है उसको अपनी एक बैच मान लो, है ठीक है। तो वो टाइम आप अच्छे से फॉलो करो सारी चीजें, क्योंकि मैं वो क्लासेस का रेफरेंस आपको बार बार इसलिए दे रहा हूं ना, बैचेस से अगर आपने बेसिक अच्छे से कवर कर लिया है, सारी चीजें आपको क्लियर है, तो मैं सेना ठोक के आपको बता रहा हूं सर, 7 बजे वाली क्लास में जो लेवल हम कर रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशन में उससे आगे वाली लेवल का एक भी क्वेश्चन नहीं देखोगे, एक भी नहीं। 7 बजे वाली क्लास में जो लेवल है उससे आगे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा, सीना ठोक के बता रहा हूं। पजल्स ही पजल्स आएंगे, इतने प्यारे तरीके से हम पजल कर रहे हैं, इतने अच्छे लेवल के पजल कर रहे हैं, इसलिए मैं ये क्लास सजेस्ट करते रहता हूँ। ठीक, रिपीटर्स लोगों के लिए, जो फ्रेशर है, जो बैच भी कर रहे हैं, एक आध दिन ये क्लास आप नहीं कर पाते हो तो वो क्लास कब और कैसे करोगे ये देख लेना। बट मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी कभी एस्पिरेंट था, सास भी कभी बहू थी, है ना। तो एस्पिरेंट बाद में करते हैं, ऐसा जिन जिन चीजों के लिए बोलते हैं वो कभी होती ही नहीं है, दिल से पूछ के देख लेना। इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूं कि ये रोज हो सके तो लाइव देख लो, ठीक है, क्योंकि बाद में देखते नहीं हो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक। और जो लोग फ्रेशर है, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं किया है, और आप में से कोई मेरे किसी भी कम्युनिटी पर जुड़ा हुआ नहीं है मेरे साथ, तो टेलीग्राम पे BW सचिन सर सर्च कर लेना, यहां पर आपको सारी की सारी चीजें का अपडेट मिलता रहेगा। जो भी लोग फ्रेशर होंगे, एम 4.0 बैच चालू हो गई है, इस बैच को फॉलो करना, आप सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन इस साल के आराम से क्लियर कर दोगे, आराम से, शिद्दत से फॉलो करना, ठीक है। तो एम 4.0 बेसिक लेवल से एकदम बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक सारी की सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन किस लेवल तक क्लियर हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो एंजॉय करते रहो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन, थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।